मोलैरिटी पढ़े थे, उसके पहले पढ़े थे मोलैरिटी पढ़े थे, उसके पहले पढ़े थे मोल फ्रैक्शन पढ़े थे, उसके पहले क्या पढ़े थे मास परसेंटेज पढ़े थे। और ये सब क्या था, ये सब था कंसंट्रेशन, यानी जो विलयन होता है उसकी कंसंट्रेशन के विषय में जो रिप्रेजेंट करने का जो है वो बताया गया। बात समझ में आ गया? तो ये चीज आप समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। तो इसका मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह कुछ नियमों और शर्तों पर आधारित होता है। बात समझ आ गया कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वह कुछ नियमों और शर्तों पर आधारित होती है। उन्हीं नियमों और शर्तों को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। बात समझ में आ गया? फिर एक बार अगर कहा जाए कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया समझते ही है, जिसमें क्या होता है एक तत्व दूसरे तत्व से क्रिया करता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करता है और क्रिया करने के फलस्वरूप कुछ उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कुछ उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनाते हैं। बात समझ में आया? तो जो उत्पाद बनने की जो क्रिया होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, वह कुछ नियमों और शर्तों पर आधारित होता है। उन्हीं नियमों व शर्तों को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसे रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। आज हम लोग उन्हीं नियमों और शर्तों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने हेडिंग डाला है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं, लिखेंगे ऑन द combination of element, on the combination of elements, formation of compounds takes place. Based on some rules, principle, बात समझ में आया? तो हम लोगों ने बताया कि जो अभिक्रिया होती है, जैसे आप यहाँ लिखे हैं कि क्या हो रहा है, ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। कॉम्बिनेशन समझते हैं सहयोग, तत्वों के सहयोग से। और तत्वों का सहयोग कब होता है, रासायनिक अभिक्रिया में। कब होता है, रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के सहयोग से क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, यौगिकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कंपाउंड यानी यौगिकों का निर्माण होता है। तो यह क्या होता है, बेस्ड ऑन सम रूल्स एंड प्रिंसिपल, यह कुछ नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होता है। उन्हीं नियमों और सिद्धांतों को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। फिर बात समझ में आ गया कि एक आसान शब्दों में गए तो रासायनिक अभिक्रिया कुछ नियमों और शर्तों पर आधारित होती है। रासायनिक अभिक्रिया कुछ नियमों और शर्तों पर आधारित होती है। उन्हीं नियमों और शर्तों को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्लियर है आपको? तो हम लोग जो एनसीईआरटी में है वह कुछ नियमों को दिया है, कुछ सिद्धांतों को दिया, उन्हीं सबों के विषय में चर्चा करना है। तो अगर देखेंगे इसमें तो ये दिया है कि 5 बेसिक लॉ। ठीक है, 5 मुख्य सिद्धांत है जो जिनकी चर्चा एनसीईआरटी का वो करता है, जिनकी चर्चा एनसीईआरटी का वो करता है।
तो उन्हीं 5 नियमों के विषय में हम लोग को चर्चा करना, 5 बेसिक लॉज। ठीक है, इसमें 1 है लॉ ऑफ, कह सकते हैं 1 है, नंबर 1 है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनिट, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शंस। फोर्थ है गेलुसाक, गेलुसैक का गैसियस वॉल्यूम यानी कि गेलुसैक, गेलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस, गैसियस वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स। एंड फिफ्थ यानी लास्ट है, फिफ्थ यानी लास्ट है एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। लिख दिया आपने, 5 नियमों के विषय में चर्चा करता है एनसीईआरटी। ठीक है, तो लीजिए हम करना है कि 5 बेसिक लॉ, कितने हैं 5 मुख्य सिद्धांत है जिसके विषय में पढ़ना हम लोग को है। तो पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और फोर्थ है गेलुसैक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स, गेलुसैक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स। एंड फिफ्थ है अवोगाड्रोस लॉ, फिफ्थ है अवोगाड्रोस लॉ। बात समझ आ गया? तो इन्हीं सब नियमों के विषय में हम लोग को चर्चा करनी है। क्लियर हो गया? आप लोग सब देख चुके हैं। तो पहला वाला है जाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पहला निकालेंगे, ज्यादा होगी, क्या हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हिंदी द्रव्यमान संरक्षण के नियम। ई है द्रव्यमान संरक्षण के नियम। किसका नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये देखिए, अगर देखेंगे तो ये दिया गया था, ये पुट बाय दिया गया था लेवासिए। लेवासिए के द्वारा दिया गया था इन 1789। लेवासिए, LAVOISIER, लेवासिए, लेवासिए के द्वारा क्या किया था? दिया गया था। क्या दिया गया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हिंदी द्रव्यमान संरक्षण के नियम। अगर इस नियम को देखेंगे तो थोड़ा सा लिखिए, ये हो गया अकॉर्डिंग दिस लॉ, अकॉर्डिंग दिस लॉ, इस नियम के अनुसार,
मैटर कैन नाइदर बी created nor destroyed. In the course of chemical reaction. Although it may change from one form to other. ठीक है, क्या लिखा हमने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? लेवासिये ने दिया था। लेवासिये जानते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री करते हैं, केमिस्ट्री के जनक कहे जाते हैं। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहते हैं? लेवासिये को। तो उन्होंने कब दिया था? 1789 में। क्या दिया था? रूल दिया था अपना। क्या रूल दिया था? तो उन्होंने कहा था, क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार क्या है कि जो मैटर है, द्रव्य है, कैन नाइदर बी क्रिएटेड, न तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है, और नॉट डिस्ट्रॉय, न ही नष्ट किया जा सकता है इन द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो किसी कोई द्रव्य उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। बात समझ में आया? तो होता क्या है? आल्दो यद्यपि इट में चेंज देयर फॉर्म्स वन फॉर्म्स टू अनदर, हाँ ये हो सकता है कि वह एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? बदल जाता है। लेकिन क्या हो गया? न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। यानी कि अगर कहें कि अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के बाद, यानी कि बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन, तो मास ऑफ मैटर इज ऑलवेज इक्वल। मास ऑफ मैटर, या मैटर कितना जितना होता है उसका पहले होता है उतना ही रहता है, और बाद में भी वैसे ही उतना ही रहता है। बात समझ में आया? तो इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये था। इसके लिए यानी कई बार परीक्षा में प्रश्न, जैसे नीट के लिए तो नहीं कर सकते क्योंकि नीट में मल्टीपल चॉइस है। मान लो या तो देता आंकड़ा दे देता है, रिएक्शन दे देता है और उसका आंकड़ा दे देता है। जैसे मान लो ये रिएक्शन किसको मिटा दे, तो आपने पढ़ा कि क्या होगा? किसी अभिक्रिया के पूर्व अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद उत्पादों का जो कुल द्रव्यमान होता है वह आपस में क्या होता है? बराबर होता है। आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो यही क्या करता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। जैसे उन्होंने एक साहब थे लेंडोल्ट, ये देखो AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट है, क्रिया किया पोटेशियम आयोडाइड से, KI से, बन गया AgI, सिल्वर आयोडाइड, और ये पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है? सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड। एक साहब थे साइंटिस्ट जिन्होंने निकाला था लैंडोल्ट। कौन थे? लैंडोल्ट। उन्होंने एक उपकरण बनाया। क्या बनाया? ऐसे उपकरण एच आकार का। लैंडोल्ट ने एच आकार का, एच समझते हैं अंग्रेजी का एच, ऐसे एच आकार का उपकरण बनाया। ठीक है, ये कांच का था, कांच का ट्रांसपेरेंट था।
तो इसका नाम चूंकि लैंडोल्ट ने बनाया था, इसलिए लैंडोल्ट ऑपरेटर्स इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंडोल्ट ऑपरेटर्स। किसने बनाया था? लैंडोल्ट ने। क्या किया था? अब उसमें देखो जैसे सिल्वर नाइट्रेट लिया तो इसमें क्या किया? सिल्वर नाइट्रेट भर लिया सावधानी से, दोनों का मुंह खुला हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं, कोई आपस में मिलेंगे नहीं। ऐसे इसमें क्या किया? सिल्वर नाइट्रेट ले लिया। इसमें क्या किया? पोटेशियम आयोडाइड ले लिया। बात सुना? दोनों सेपरेट है, दोनों सेपरेट है, अलग अलग है, दोनों आपस में मिलेंगे नहीं। और जब मिलेंगे नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। जब आपस में मिलेंगे नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया? ऐसे लिया, ठीक है? क्या लिया? सिल्वर नाइट्रेट लिया और एक में पोटेशियम आयोडाइड लिया। इसका मुंह क्या किया? उन्होंने बंद कर दिया। लेने के बाद मुंह इसको बंद कर दिया। बंद करने के पश्चात क्या करने के पश्चात? बंद करने के पश्चात इन्होंने क्या किया? इसको सावधानी से तौला। क्या किया? सावधानी से तौला। तौला समझते हो? इसका वेट नापा, ठीक है? तो और नापने के पश्चात उसको नोट किया, वेट नापा और नोट किया, नोटबुक पे लिखा कि मान लो एक्स जो भी हो इसका वेट आया। इसके पश्चात ये ऊपर देखो, अब इसको उल्टा किया। जैसे उलट पुलट देंगे तो उल्टा करेंगे तो चीजें इसमें से इधर जाएंगी, इसमें से इधर जाएंगी, ऐसे जाएंगी। पूरा उलट पुलट कैसे हिला हिला के पूरा ऐसे किया ताकि क्या हो गया कि जो था आपका सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड आपस में क्रिया करने लगे। क्रिया करने लगेंगे क्योंकि वो क्या था? कांच का था, ट्रांसपेरेंट था, तो बाहर से दिखाई देगा। बात समझ में है? पूरा ऐसे हिला दिया पूरा सब, जब तक उसमें अवक्षेप नहीं बना तब तक उसको हिलाते रहे, यानी कि अपक्रिया को होने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। बात समझ में आया? और जब अपक्रिया हो गई, जब अपक्रिया हो गई और उसके पश्चात पुनः उस उपकरण को तौला। पुनः उसने क्या करा? उपकरण को तौला। तो तौलने के पश्चात देखा कि जितना पहले वजन था अब भी उतना ही वजन है। बात समझ में आया? जितना पहले उसका भार था उतना ही भार अपक्रिया के बाद भी है। इसे क्या सिद्ध हुआ कि अपक्रिया में न तो कुछ उत्पन्न हुआ और न तो कुछ नष्ट हुआ। अगर नष्ट होता तो वजन कम हो जाता, यदि नष्ट होता तो वजन कम हो जाता, यदि उत्पन्न होता तो वजन बढ़ जाता। बात समझ में आया? तो इससे सिद्ध होता है कि क्या हो गया कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। यह द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वह सही है। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से इसमें कह सकते हैं ये ऐसे मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन, ठीक है? अपक्रिया के पूर्व का मास एंड मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट क्या थे? दोनों आपस में बराबर थे। दोनों आपस में क्या थे? बराबर थे। तो जिससे क्या सिद्ध होता है? ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। इट प्रूव क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन। तो ऐसे लिख सकते हैं, ये बना लेंगे और लिख लेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन, अपक्रिया के पूर्व अभिकारकों का भार और अपक्रिया के बाद जो उत्पाद बने उनका भार आपस में बराबर होता है। उनका भार आपस में क्या होता है? बराबर होता है। लिख लिए? ठीक है, वापस आते हैं, मेक फास्ट। वापस आते हैं। ये जैसे अभी नीट टाइप की परीक्षा में तो मान लो आंकड़ा दे देगा, ऐसे दे देगा सीधे सीधे आसानी से। अब इसका से मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट या फार्मूला वेट निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट और फार्मूला निकालेंगे। और दोनों को अगर इतना ग्राम लिया गया या इतना ग्राम मेरा दिया गया और इतने का दोनों को जोड़ेंगे तो सब आपस में बराबर आएगा। बात समझ में आया? फिर एक बार समझिए इस चीज को, फिर समझिए, लिखना बंद करिए, समझने की कोशिश। जैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, निकलेगा कुछ, मान लो यहाँ आया, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे कुछ आएगा, यदि इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो इधर वाला जोड़ेंगे और इधर वाला जोड़ेंगे, दोनों आपस में बराबर आएगा। बात समझिए इस चीज को।
इधर सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का मॉलिक्यूलर वेट आप घर से निकाल के देखिएगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो दोनों आपस में बराबर आएंगे। बात समझ में आया? इसका मतलब न तो कोई उत्पन्न हुआ और न तो कोई नष्ट हुआ। क्या हो गया? नाइदर प्रोड्यूस नॉट डिस्ट्रॉयड, नाइदर प्रोड्यूस नॉट डिस्ट्रॉयड। अब परीक्षा में से जेई टाइप है, जेई में आप देखोगे दो परीक्षा मतलब एक मल्टीपल चॉइस वाला प्री होती है और उसके बाद एडवांस के साथ करते हैं उसको। उसमें क्या होता है? लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें आपको ये आंकड़ा ऐसे दे देगा, आंकड़ा दे देगा और दे देगा कि यह जो आंकड़ा है रिएक्शन वह किस नियम की पुष्टि करता है। तो अगर इसको जोड़ के देखेंगे और इसको जोड़ के देखेंगे दोनों आपस में बराबर है तो लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन, यानी लिखेंगे यह जो डाटा है, आंकड़ा है, वह लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की पुष्टि करता है। बात समझ में आया? और भाई अगर नीट टाइप की परीक्षा में बात करते हैं तो उसमें सब मल्टीपल रहता है, सब मल्टीपल रहता है। तो बहुत कहेगा ये दे देगा कि किसने दिया था, कब दिया था, किसने दिया था, कब दिया था, क्या होता है, तो उसमें 4 विकल्प बना के भी दे देंगे सब। बात समझ में आया? और ये सवाल ये है लैंडोल्ट साहब ने बनाया था, इस उपकरण का नाम दे देगा, पूछ देगा ये क्या था, अच्छा किस दे, और ये सहयोग में किसी वैज्ञानिक का नाम अगर आपको क्लियर हो तो लिख सकते हैं। बात समझ में आया? लैंडोल्ट ने ये सिद्ध किया था, तो ये था लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन। बात समझ में आया? तो ये पहला नियम आपने पढ़ा कि लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन। अब दूसरा लहर निकालेंगे, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ डेफिनिट, हाँ ठीक है, ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, PROPORTIONS, डेफिनिट प्रोपोर्शंस, ठीक है। और इसी को दूसरे नाम से कहते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसी को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन। लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन। स्थिर अनुपात का नियम क्या हो गया? हिंदी में कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। क्या था? स्थिर अनुपात का नियम। ये दिया गया था फ्रेंच, FRENCH, फ्रेंच केमिस्ट, ये थे प्राउस्ट, ये है प्राउस्ट, PROUST, प्राउस्ट 1797। प्राउस्ट, PROUST। बात समझ आया? किसने दिया था? प्राउस्ट। अब ये भी फॉलो दे देगा तुम्हारे एनसीईआरटी किताब में जितने शब्द है, जो भी चीजें जरूर याद कर देना, वो एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग भी जो करने की कोशिश करते हैं वह एनसीईआरटी को ही लिख के समझाने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी का और कोई बुक समझने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि वो कंफ्यूज करेंगे। क्योंकि क्या करेंगे? वो कंफ्यूज करेंगे। अगर कंपटीशन क्वालिफाई करना है तो सदैव और सदैव पहले एनसीईआरटी किताब को शब्द बाय शब्द पूरा एकदम सब पढ़ जाइए, सब कुछ समझ जाइए, उसमें कुछ भी पूछ सकता है भाई। उसके अलावा जब वो तैयार हो जाता है किसी और बुक को आप देख सकते हैं, लेकिन केवल और केवल ध्यान है एनसीईआरटी के बुक पे, ठीक है। अब उसमें दिया है कि किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। अब इससे मालूम पूछेगा हु प्रपोज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो हो जाएगा प्राउस्ट ने दिया था। फिर ये पूछ सकता है कब दिया था? 1797, ठीक है। कहाँ के बिलोंग करते थे? ये देखो फ्रेंच लिखा हुआ है, फ्रेंच।
तो क्या थे, वो फ्रेंच केमिस्ट थे, फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, या साइंटिस्ट ने तो स्पष्ट कर देंगे तो केमिस्ट थे, यानी फ्रेंच रसायनज्ञ प्राउस्ट ने लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन दिया था। अब इसी लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन तुमको तुम्हारा याद है, लेकिन क्या करें अब इसी को तुमको कंफ्यूज करने के लिए इसके बजाय ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन तुम्हारे याद तो ठीक है ना, तो कई आदमी अरे ये तो नहीं पढ़े थे, बात समझ में आया। तो साइंस में टर्मिनोलॉजी बहुत ध्यान देने की बात है, जो शब्दावली है बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात, हमेशा अपडेट कर देते हैं। तो क्या हो गया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर उसी का एक और नया नाम है लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन, बात समझ आया, इतने नाम से जाना जाता है। अगर देखोगे इस नियम के अनुसार, यानी प्राउस्ट ने कहा था, ही स्टेटेड, उन्होंने कहा था, स्टेटेड दैट, उन्होंने क्या कहा था, ए गिवन कंपाउंड, ये गिवन कंपाउंड ऑलवेज contains exactly the same proportion of elements by weight, by weight। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करिए। उन्होंने ये कहा था, क्या कहा था, ये देखिए, ही स्टेटेड, उन्होंने कहा था दैट, क्या कहा था, ए गिवन कंपाउंड, किसी भी यौगिक में क्या होता है, ऑलवेज कंटेन, सदैव धारण करता है, एग्जैक्टली समझते हैं क्या, द सेम प्रोपोर्शन, उसमें जो परमाणु का जो क्या होता है, इसमें ये ध्यान देने वाली बात है, एलिमेंट ऑफ वेट, यानी कोई यौगिक है उसमें तत्वों का जो भारात्मक अनुपात है, कौन, भारात्मक अनुपात, वह सदैव निश्चित होता है। ये याद करना कि ऑलवेज वेट, जो भार का जो अनुपात होता है किसी भी यौगिक में, अगर वह यौगिक बनेगा, यदि वह यौगिक बनता है, दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से यौगिक बनता है, तो चाहे वो किसी विधि से बना हो, चाहे वह किसी भी विधि से बना हो, उसमें जो तत्वों का जो भारात्मक अनुपात होता है वह सदैव निश्चित रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, चाहे वो नेचुरली पाया गया हो चाहे सिंथेटिक किया हो। उन्होंने एग्जाम्पल लिया था क्यूप्रिक कार्बोनेट, CuCO3 क्यूप्रिक कार्बोनेट है, उसका उन्होंने उदाहरण लिया था, ये नेचुरल सैंपल है, प्रकृति में पाया जाने वाला सैंपल, प्रकृति में पाया जाने वाला क्यूप्रिक कार्बोनेट है, और ये सिंथेटिक, जिसमें कॉपर की परसेंटेज में 51.35 है, और इसमें भी रहता है कार्बन का परसेंटेज 9.74, इसमें यानी कि नेचुरल वाला होता है उसमें भी होता है, और सिंथेटिक वाले में भी, और ऑक्सीजन का परसेंटेज वैल्यू 38.9% और इसमें 38.9%। बात समझ में आ गया। तो ये कार्बन
कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन, क्यूप्रिक कार्बोनेट में जो क्या हो गया, जो भारात्मक अनुपात है वह सदैव निश्चित रहता है, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अब मान लो बहुत पूछ देगा तो ये उन्होंने कौन से किस्में लिया था, तो यह क्यूप्रिक कार्बोनेट, क्या था क्यूप्रिक कार्बोनेट, क्या किया था उसमें उन्होंने ये बताया कि क्यूप्रिक कार्बोनेट में कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है वो सदैव फिक्स रहता है, चाहे वो प्राकृतिक सैंपल से लिया गया उसकी टेस्टिंग की गई हो या सिंथेटिक वाले में की गई हो, तो इस प्रकार से ऐसे रहता है। इसका आप एक और चीज में भी देख सकते, लिख दिया ऐसा में उन्होंने, ठीक है। अब इसका एक और भी चीज में देख सकते हैं, जैसे मान लो ये पानी, नाम सुना है पानी, ठीक है। ये देखो ये है H2O, H2O यानी पानी है, H2O यानी पानी, किन किन चीजों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अगर देखोगे तो इनका जो भारात्मक अनुपात है पानी के एक अणु बनने में, यानी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, पानी के एक अणु के निर्माण में देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, इसका भार कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो कट हुआ 2 है, तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 संबंधित ऑक्सीजन कितना होता है 16, 2:16 है। बात समझ गया। इसको और अगर छोटा किया जाए तो हो जाएगा 1:8, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि पानी के अणु का जब भी निर्माण होगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात सदैव 1:8 ही रहेगा, चाहे वह पानी कहीं का हो, नदी का हो, तालाब का हो, पोखरे का हो, समुद्र का हो, चाहे हम लोग शरीर के अंदर बना है, चाहे पौधों के शरीर के अंदर बना है, कहीं भी बनेगा, जब भी पानी बनेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात सदैव 1:8 ही होगा। बात समझ आ गया। तो यही है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन। बात समझ में आया। तो ये हो गया दूसरा नियम। किसी कोई दिक्कत? तीसरा लिखिए, थर्ड लॉ। तीसरा है यानी थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। ऐसे लिख सकते हैं, डाल्टन in 1803 if two elements can combine सहयोग करते हैं to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass
fixed mass of other element are in the ratio of a small whole number लिखा आपने। ठीक हो गया, लिख लिए। क्या बात है, ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। कौन नियम? गुणित अनुपात का नियम। किसने दिया था? कब दिया था? ठीक है। और उन्होंने क्या बताया था? डाल्टन साहब ने ये बताया था, यदि दो तत्व आपस में रिएक्ट करके, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन, दो तत्व आपस में क्या करते हैं? सहयोग करते हैं, एंड फॉर्म्स बनाते हैं मोर देन वन, एक से अधिक, मोर देन वन कंपाउंड, एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं। फिर काबा देके लगा गया है, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विथ ए फिक्स्ड मासेस ऑफ अदर एलिमेंट। बात समझ आया? नहीं समझ आया? उन्होंने ये बताया कि जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसमें एक तत्व के निश्चित भार के पूरक के रूप में दूसरे तत्व का भार आपस में सहयोग करता है। फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या किया कि दो, आप जान गए कि क्या हो गया कि दो तत्व आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, और क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो यहां देखिए, यह है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके पानी का भी निर्माण करते हैं, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी निर्माण करते हैं। समझने की कोशिश करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके पानी का भी निर्माण करता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी निर्माण करता है। अब देखिए, यहां देख रहे हैं, दोनों को भार लिखेंगे तो यहाँ 2 16, यहाँ 18, यहाँ 2 और वहां 34, यहाँ 32। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि 2 ग्राम हाइड्रोजन कितने से सहयोग किया? 16 से। ठीक है, बना दिया 18। ठीक है, यहाँ 2 ग्राम किससे सहयोग किया? 32 से। अब इसमें ये हाइड्रोजन का तो भाग दोनों में सेम है, 2। अब इसमें रेशियो देखिए, यहाँ 16 है और यहाँ 32 है, यहाँ 16 है और यहाँ 32 है। और रेशियो में देखिए, रेशियो स्मॉल होल नंबर, होल माने पूरा, जब समझ गया एच लगा दे, होल में छिप हो जाता है, और डब्ल्यू होल का माने पूरा या समूचा, यानी पूर्ण डिजिटल अंक में होता है, पूर्णांक संख्या में होती है। तो ये लिखा गया स्मॉल होल नंबर। अब इसको समझने के लिए 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया किया, यहाँ 2 ग्राम क्या कितना? 32 ग्राम से। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इसमें देखेंगे यहाँ 16 है, यहाँ 32 है, यानी कि एक संबंधे 2, यहाँ 1 है, वहां 2 है, और वो यही कह रहा है कि पूर्णांक संख्या में होती है।
जबकि यहाँ निश्चित तरीके 2 ग्राम यहाँ पे भी है और 2 ग्राम यहाँ पे भी है। यानी कि इसको हमने एक सीरीज से कह सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में सहयोग करके क्या जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं, जिसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन पानी में अगर देखेंगे तो 2 पानी के कण में 2 ग्राम हाइड्रोजन कितना से 16 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करता है, जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के निर्माण में 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से सहयोग करता है। ठीक है, अर्थात दोनों में सहयोग किए गए ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात 1:2 यानी 16:32 का है, जो इस नियम की पुष्टि करता है। यही बात हो रही है कि पूर्णांक संख्या में होती है। तो ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बात समझ आ गया? फिर एक बार एक आसान शब्द में हो गए कि 2 या 2 से अधिक 2 यानी 2 तत्व आपस में सहयोग करके 2 या 1 से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो उन यौगिकों में जो निश्चित ग्राम से जो क्रिया करने वाले तत्वों का होता है भारात्मक अनुपात एक पूर्णांक संख्या में होती है। 1:2 का हो सकता है, 1:3 का हो सकता है, 1:4 का ऐसे हो सकता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये चीजें होती है। बात समझ में आ गया? तो इसी को कहते हैं क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। किसने दिया था? डाल्टन ने दिया। क्लियर हो गया आपको? कोई दिक्कत? तो इसमें भी डाटा, जैसे मान लो 2 यौगिक दे दे और उसमें ऐसे दे दे, ऐसा समीकरण दे दे, और दोनों में तो किस नियम की पुष्टि करता है, तो मिला के देखो कैसे करता है, तो तुम पता कर पाओगे क्या हो गया कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का कर रहा है कि लॉ ऑफ डिफरेंट का प्रोपोर्शन का हो रहा है, या लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन का हो रहा है कि आप आसानी से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो तीसरा नियम था। अब चौथा का हेडिंग डालेंगे फोर्थ वन, चौथा वाला क्या है? चौथा वाला क्या है? गेलुसैक। थोड़ा ध्यान से लिखना, गेलुसैक। गेलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि गेलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। गेलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम, ये भी लिख लो। ये दिए थे नाम से, ये गिवन बाई दिया गया था गेलुसैक, ये कह सकते हैं गेलुसैक। ठीक है, इन्हीं के द्वारा दिया गया था। किसमें? इन 1808 में दिया गया था। क्या कहा था उन्होंने? व्हेन गैसेस कंबाइन आर प्रोड्यूस्ड, उत्पन्न होते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन, they do so in a
सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम provided all gases are at same temperature and pressure. Temperature and pressure. Temperature and pressure. ठीक है, तो क्या हम लोग पढ़े, ये गेलसाग का गैसीय आयतन संबंधी नियम। तो सीधे मतलब है कि दिन दिया था ये तो नहीं पूछा क्योंकि नाम उसमें जुड़ा हुआ है तो आसानी से आप इजीली बता सकते हैं, लेकिन कब दिया था हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि बताया था कि जब वेन गैसेस कंबाइन, जब दो गैस, दो या दो से अधिक गैस क्या करते हैं आपस में सहयोग करते हैं, एंड या लिखा गया है आर प्रोड्यूसिंग केमिकल रिएक्शन, या किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न होते हैं। बात समझ में आया? एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, समान ताप और दाब की स्थितियों में उत्पन्न होते हैं। फिर वापस सुनते हैं, यदि दो गैस आपस में क्रिया करते हैं और उनका उत्पाद भी गैस ही बनता है, उनका उत्पाद भी क्या बनता है, गैस ही बनता है, तो उनके आयतनों में एक निश्चित अनुपात होता है, उनके आयतनों में क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। तो इसी नियम को क्या कहते हैं, गेलसाग का गैसीय आयतन संबंधी नियम। बात समझ में आया? यहाँ देखो 100 ml इसका दिया गया है, 100 ml 50 ml ऑक्सीजन है, 100 ml हाइड्रोजन है और 50 ml ऑक्सीजन है, आपस में क्या करेंगे 100 ml ये वेपर लिखा गया भाप, ठीक है, वाष्प लिखा गया बनता है। तो इसमें अगर देखोगे तो कितना है, 2 संबंधी 1 दिखाई दे रहा है, इसमें 100 है, इसमें 50 है। बात समझ में आया? तो यह अनुपात एक निश्चित अनुपात दिखाई देता है। तो ये कहते हैं क्या हो गया, ये गेलसाग का गैसीय आयतन संबंधी नियम है। तो सीधे कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था, बताया था कि जब दो या दो से अधिक गैस आपस में क्रिया करके यदि उत्पाद भी गैसीय बनाते हैं तो उनके आयतन में एक निश्चित अनुपात होता है, लेकिन ये कब स्थिर ताप और दाब पे किया गया हो, जब ये गर्दा उनका आयतन नापा गया हो तो ताप भी क्लियर फिक्स होना चाहिए और दाब भी स्थिर होनी चाहिए, क्योंकि ताप और दाब बदलने पर गैसों का आयतन दाब सब क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये गेलसाग का गैसीय आयतन संबंधी नियम। ठीक है, फिर और देखते हैं।